ये वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। नौजवानों, यही मौका है, उठो खुल खेलो, खिदमते कौम में जो बला आए खुशी से झेलो। देश के सदक़े में माता को जवानी दे दो, फिर न मिलेंगी यह माता की दुआएं ले लो। ये अंश है क्रांतिकारियों में लोकप्रिय एक नज्म का, जो वे जेल में या अपने ठिकानों पर गा गाकर अपना मन बहलाते थे और अपने इरादों को मजबूत करते रहते थे। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद भी क्रांतिकारी साथी भगवान दास माहौर के मधुर कंठ से उनकी और अन्य शायरों की रचनाएं सुनकर नम आंखों में आजादी के सपने पालकर रातें गुजारते थे। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर के पास एक गांव है भाबरा, जो अब चंद्रशेखर आजाद नगर कहलाता है। यहीं 23 जुलाई सन 1906 को पंडित सीताराम तिवारी के घर चंद्रशेखर तिवारी का जन्म हुआ। मां का नाम था जगरानी देवी। उनके पूर्वज कानपुर के पास बदरका के निवासी थे। रोजी रोटी की तलाश में उत्तर प्रदेश से यहां आकर आ बसे थे। परिवार में गरीबी थी। एक बार की बात है कि चंद्रशेखर ने गांव के सरकारी बगीचे से कुछ आम तोड़ लिए। पिता बहुत नाराज हुए, क्योंकि वे उस बगीचे का हिसाब किताब रखते थे। बोले, जाओ चौकीदार को आम वापस करो और माफी मांग कर आओ। चंद्रशेखर अपनी बात पर अड़ गए। बोले, न आम वापस करूंगा और न ही माफी मांगूंगा। पिता ने उन्हें घर से बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर लिया। मां ने बेटे का पक्ष लेना चाहा तो उन्हें भी डांट पड़ी। चंद्रशेखर आधी रात तक दरवाजे के बाहर बैठे रहे। फिर चचेरे भाई मनोहर लाल त्रिवेदी के घर चले गए और कुछ दिन वहां रहे। जिद थी कि जब तक पिता नहीं बुलाएंगे घर नहीं जाऊंगा। लेकिन पिता का बुलावा न आना था न आया। एक दिन भाई को चकमा देकर वे घर से निकल पड़े और 40 किलोमीटर पैदल चलकर दोहद पहुंच गए। बिना टिकट रेल में बैठ गए और बंबई पहुंचे। कुछ दिन होटल में काम किया तो कुछ दिन बंदरगाह पर गोदी मजदूरों के साथ काम किया। एक दिन चंद्रशेखर के मन में आया कि ये जीवन थैले ढोने के लिए नहीं है, कुछ पढ़ना चाहिए। सो बनारस अपने फूफा जी विनायक मिश्र के घर आ गए। उन दिनों काशी विद्यापीठ नया नया खुला था। उसकी संस्कृत पाठशाला में वे भर्ती हो गए। बनारस में असहयोग आंदोलन का जुलूस निकला। उसमें शामिल होकर वे पकड़े गए और उन्हें 15 बेंत की सजा मिली। मजिस्ट्रेट ने नाम पूछा तो बोले आजाद, और तब से लेकर अंतिम सांस तक वे आजाद ही रहे। हृदय में मातृभूमि को आजाद कराने का संकल्प और होठों पर वंदे मातरम का मंत्र लिए उन्होंने पूरा जीवन देश को अर्पित कर दिया। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे वन्दे
शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनी शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरम् कंठ कल कल निनाद कराले कोटि कोटि भुजै धृत खर करवाले कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कराले कोटि कोटि भुजै धृत खर करवाले केवले मातुरी अबले बहुबल धारिणी नमामि तारिणी त्रिपुदल वारिणी मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। बनारस में ही आजाद की मुलाकात क्रांतिकारी मनमथनाथ गुप्त से हुई। दोनों की मित्रता धीरे धीरे गहरी होती चली गई। जिस आंदोलन में आजाद को 15 बेंत की सजा मिली थी, उसी आंदोलन में मनमथनाथ गुप्त को 3 महीने के कारावास का दंड मिला था। एक दिन गुप्त जी ने आजाद को अपने घर ले जाना चाहा। आजाद ने संकोच करते हुए कहा, पता नहीं आपके पिता किस स्वभाव के व्यक्ति हों, मेरा आना शायद पसंद न करें। इस पर गुप्त जी ने कहा, मेरे पिता राष्ट्रीय विचारधारा के हैं और तुम्हारे बारे में सब जानते हैं। तब आजाद ने अपने पिता के विषय में बताते हुए कहा, मेरे पिता बड़े कट्टर स्वभाव के हैं। एक बार माँ कटोरी में पड़ोस से कुछ नमक मांग कर ले आई थी, तो पिता ने उन्हें बहुत डांटा। उसे वापस करने को तो कहा ही, 3-4 दिन घर में बिना नमक का खाना बना। गुप्त जी ये प्रसंग सुनकर समझ गए कि चरित्र में दृढ़ता और कट्टरता आजाद को विरासत में मिली है। सचमुच आजाद ने इसी दृढ़ भावना से क्रांतिकारी दल का संचालन किया और अपने विश्वास और विचारों पर वे हमेशा अडिग रहे। इस समय तक बनारस क्रांतिकारियों का गढ़ बन चुका था। रासबिहारी बोस के विश्वस्त सहयोगी शचीन्द्रनाथ सान्याल कई उत्साही युवकों को अपने दल में भर्ती कर चुके थे। मनमथनाथ गुप्त भी इसमें शामिल हो गए। आजाद के देश प्रेम को देख उन्होंने प्रणवेश चटर्जी को मशवरा दिया कि आजाद को भी दल में शामिल कर लिया जाए। गुप्त जी स्वयं चंद्रशेखर आजाद के चरित्र और विचारों को परख चुके थे। फलतः आजाद भी उस दल के सदस्य बन गए। दल में राजेंद्रनाथ लाहिड़ी, शचीन्द्रनाथ बख्शी, कुंदनलाल गुप्त और रामप्रसाद बिस्मिल से भी उनका परिचय हुआ। चंद्रशेखर आजाद अपनी बाल सुलभ चपलता के कारण दल में क्विक सिल्वर यानी पारा के नाम से जाने जाते थे। बाद में उनके इस नाम का उल्लेख केस में दर्ज कई बयानों में भी हुआ। उनकी संगठन और कल्पना शक्ति बहुत तीव्र थी।
कोई भी योजना बनाते हुए आजाद उसके सभी पहलुओं को बहुत तेजी से भांप लेते थे और उसी के अनुसार कार्यान्वयन करते थे। लोगों की धारणा ये थी कि क्विक सिल्वर नाम से आजाद पुलिस की नजरों से बच नहीं सकेंगे, किंतु अंत तक पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पाई। खुफिया पुलिस ने उन्हें पहचानने और पकड़वाने के लिए लगभग 70 से अधिक लोगों को पुलिस में नौकरी दी थी, किंतु कई बार आमना सामना होने पर भी पुलिस उन्हें पहचान नहीं पाई और न ही उनके एजेंट उन्हें पकड़ सके। बचपन में उन्होंने जो घर छोड़ा तो 41 वर्ष बाद वे अपनी मां से मिलने भावरा आए थे। वस्तुतः दल के किसी भी सदस्य को न तो उनके गांव, न उनके घर, न उनके माता पिता आदि की जानकारी थी और न ही चंद्रशेखर आजाद ने कभी किसी से इस विषय में बताया था। एक अनाम देशभक्त के रूप में अपनी मातृभूमि को अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त करवाने वे प्राणपण से लगे रहे। कौन कहता है कि हम हैं सरफिरे खूनी लुटेरे? कौन कहता है कि हम हैं सरफिरे खूनी लुटेरे? कौन ये जो का पुरुष कहकर हमें धिक्कारता है? कौन ये जो का पुरुष कहकर हमें धिक्कारता है? कौन ये जो गोलियों की भर्त्सना भर पेट करके, कौन ये जो गोलियों की भर्त्सना भर पेट करके गोलियों से तेज हमको गालियों से मारता है? गोलियों से तेज हमको गालियों से मारता है। जिन शिराओं में उबलता खून यौवन का हठीला, शांति का ठंडा जहर ये कौन उनमें भर रहा है? मुक्ति की समस्थली में मारने मरने चले हम। कौन ये हिंसा अहिंसा का विवेचन कर रहा है? कौन ये जो का पुरुष कहकर हमें धिक्कारता है? सुनो युग देव, यह मैं चंद्रशेखर कह रहा हूँ। सत्य ही खूनी लुटेरे और हम सब सरफिरे हैं। रास्ता के घृणित बादल छा गए जब से धरा पर, हम उड़ाने को उन्हें बनकर प्रभंजन आ घिरे हैं। कौन ये जो का पुरुष कहकर हमें धिक्कारता है? सत्य ही खूनी की हमको खून के पथ का भरोसा, खून के पथ पर सदा स्वाधीनता का रथ चला है। युद्ध के भीषण कगारे पर अहिंसा भी रुता है। मुक्ति के प्यासे मृगों को इन भुलावे ने छला है। कौन ये जो का पुरुष कहकर हमें धिक्कारता है? हड्डियों का खाद देकर खून से सींचा जिसे है,
मुक्ति की वो फसल मौसम के प्रहारों में टिकी है। प्रार्थनाओं याचनाओं ने सवारा जिस फसल को, वो सदा काटी गई लूटी गई सस्ती बिकी है। कौन ये जो का पुरुष कहकर हमें धिक्कारता है। चंद्रशेखर आजाद के जीवन के कई ऐसे प्रसंग हैं जिनसे मालूम होता है कि वे सहृदयता के साथ अक्सर लोगों से मैत्री कर लेते थे, उनकी सहायता करते और कठिनाइयों से पार पा जाते। एक बार क्रांतिकारी दल सफर पर था। सभी के पास अवैध हथियार थे और उन्हें प्रतापगढ़ स्टेशन पर उतरना था। जब गाड़ी प्लेटफॉर्म पर रुकी तो देखा कि चारों ओर पुलिस लगी हुई है। रामप्रसाद बिस्मिल को शक हुआ कि अपनी चपलता के कारण क्विकसिल्वर यानी आजाद कहीं पकड़े न जाएं। प्लेटफॉर्म पर उतरकर कुछ लोग बाहर निकलने का तरीका सोचने लगे तो कुछ ट्रेन में ही बैठे रह गए। अचानक बिस्मिल ने देखा कि आजाद एक बुढ़िया को पीठ पर लादे लिए जा रहे हैं और एक पुलिस वाला उनका झोला उठाए उनके पीछे पीछे चल रहा है। आजाद ने बुढ़िया अम्मा को तांगे में बिठाया, खुद साथ में बैठ गए और पुलिस वाले से थैला लेकर उसे धन्यवाद दिया। दरअसल हुआ ये था कि स्टेशन पर एक अशक्त बुढ़िया के साथ आजाद को जब पुलिस वाले ने देखा तो कहा कि बूढ़ों के लिए कुर्सी वहां है, उस पर अम्मा को बैठा दो। इस पर आजाद ने घुटनों तक धोती चढ़ाकर बूढ़ी स्त्री को पीठ पर लादा और कहा, अगर कुली लोग ही मेरी दादी को उठाकर ले जाएंगे तो मेरी जवानी किस दिन काम आएगी। इस पर भावुक होकर हवलदार भी उनका झोला साथ लिए उन्हें बाहर पहुंचा आया। बिस्मिल ये देखकर दंग रह गए और उन्हें विश्वास हो गया कि दल के अन्य साथी भले ही पकड़े जाएं, पर आजाद वो कभी पुलिस के हाथ नहीं आएंगे। और आगे ऐसा ही हुआ भी। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के बाद कई साथी पकड़े गए, पर योजनाकार आजाद ही रहे। झांसी का आजाद के जीवन से गहरा संबंध रहा। यहाँ भगवान दास माहौर और सदाशिवराव मलकापुरकर उनके अभिन्न साथी रहे। झांसी के पास ओरछा की सातार नदी के तट पर उन्होंने हनुमान मंदिर में हरिशंकर ब्रह्मचारी बनकर कई वर्ष गुजारे। खनिया धाना के जमींदार के यहाँ वो ड्राइवर बनकर रहे। इस गुप्तवास में भी उनका संगठन कार्य निरंतर जारी रहा। किसी को कोई शक हुआ ही नहीं। कानपुर में उनके संगठन का विधिवत नामकरण हुआ और नाम रखा हिंदुस्तानी समाजवादी प्रजातंत्र संघ और सैनिक विभाग का नाम हिंदुस्तानी समाजवादी प्रजातंत्र सेना। सर्वसम्मति से दोनों का अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को चुना गया। उनके नेतृत्व में देश भर में कई क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया गया। सरदार भगत सिंह ने एक बार मजाक में कहा, पंडित जी, दल के नेता के रूप में पकड़े जाने पर आपके लिए 2 रस्से लगेंगे, एक आपके लिए और एक आपके पेट के लिए। इस पर आजाद हंसते हुए बोले, जब तक ये बमतुल बुखारा मेरे पास है मुझे कोई छू भी नहीं सकता। बमतुल बुखारा उन्होंने अपनी पिस्तौल का नाम रखा था। और हुआ भी यही। 27 फरवरी सन 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों से लड़ते हुए उन्होंने अपनी शहादत दी, लेकिन किसी के हाथ नहीं आए। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे, आजाद ही रहेंगे। मैं आजादी के परवानों का दीवाना, मैं आजादी की डगर डगर में घूमा। आजाद चंद्रशेखर की है जो याद लिए, उस ग्राम ग्राम में नगर नगर में घूमा। मैं आजादी के परवानों का दीवाना। कंकड़ पत्थर गलियों चौराहों को मैंने उस महाबली
संजोते देखा है। कंकड़ पत्थर गलियों चौराहों को मैंने उस महाबली की याद संजोते देखा है। जिनसे उसके जीवन की गाथा जुड़ी हुई, उन वृक्षों को भी मैंने रोते देखा है। मैं आजादी के परवानों का दीवाना, मैं आजादी की डगर डगर में घूमा हूँ। मैं आजादी के परवानों का दीवाना। वो कुटिया जिसमें उसने प्रथम सांस ली थी, कहती मुझको बेटे की आहट आती है। वो कुटिया जिसमें उसने प्रथम सांस ली थी, कहती मुझको बेटे की आहट आती है। वे चट्टानों जिन पर वो खेला कूदा था, उन चट्टानों की भी छाती फट जाती है। मैं आजादी के परवानों का दीवाना, मैं आजादी की डगर डगर में घूमा हूँ। मैं आजादी के परवानों का दीवाना। मेरे पैरों से लिपट धूल ने पूछा था, जो मुझ में खेला वो मेरा औलाद कहाँ। मेरे पैरों से लिपट धूल ने पूछा था, जो मुझ में खेला वो मेरा औलाद कहाँ। पर मेरे डगर पगडंडी ने भी प्रश्न किया, आजाद कहाँ, आजाद कहाँ, आजाद कहाँ। मैं आजादी के परवानों का दीवाना, मैं आजादी की डगर डगर में घूमा हूँ। मैं आजादी के परवानों का दीवाना। आजाद कहाँ, मैं इसका क्या उत्तर देता। मैं उनको रोते और बिलखते छोड़ चला। आजाद कहाँ, मैं इसका क्या उत्तर देता। मैं उनको रोते और बिलखते छोड़ चला। मैं घबराया मेरा हृदय ना फट जाए, उस ग्राम धरा से मैं अपना मुख मोड़ चला। मैं आजादी के परवानों का दीवाना, मैं आजादी की डगर डगर में घूमा हूँ। मैं आजादी के परवानों का दीवाना। तीर्थ बन गया देशभक्तों का, जा पहुंचा मैं भी वहां सांत्वना पाने को। ओरछा तीर्थ बन गया देशभक्तों का, जा पहुंचा मैं भी वहां सांत्वना पाने को। क्या पता लेने के देने पड़ जाएंगे, मैं धैर्य कहाँ से लाऊं बात सुनाने को। मैं आजादी के परवानों का दीवाना, मैं आजादी की डगर डगर में घूमा हूँ। मैं आजादी के परवानों का दीवाना। ये वतन का
वतन